दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 8 के चैप्टर ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था की। तो आइए शुरू करते हैं ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था, जो कि रीट के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था कक्षा 8 का ये चैप्टर है। तो ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था की इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश काल के अंदर भारतीय शासन जो है वो किस प्रकार चलता था। तो दोस्तों शुरू करें हम इस टॉपिक को। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई। यानी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी के आसपास जब व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे वो यहीं की होकर रह गई और हमारे ऊपर शासन स्थापित हो गया। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजी राज्य के साथ साथ भारत की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ क्या परिवर्तन हुआ। भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में परिवर्तित हो गया। दो भाग बन गए इसके। पहला ये कहलाया ब्रिटिश भारत और दूसरा कौन सा रहा। दूसरा रहा रियासती भारत, यानी जहाँ पर रियासतें आ गई वो रियासती भारत। अब ब्रिटिश भारत की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश थे और प्रांत थे वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। केंद्र शासित प्रदेश व 11 प्रांत, 11 प्रांतों में बटा था कौन, ब्रिटिश भारत। इसके अलावा प्रांत जो थे उन प्रांतों का अलग अलग गवर्नर जनरल थे। अलग अलग कौन थे, गवर्नर जनरल। ये सब अलग अलग थे इनके। और इन सब का ये सब किसके प्रति उत्तरदायी रहते थे। ये सब उत्तरदायी रहते थे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के प्रति। किसके प्रति, भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों के अंदर ब्रिटिश भारत बटा हुआ था और ये ब्रिटिश भारत के अंदर जो प्रांत थे उन प्रांतों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए थे और ये गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, क्योंकि जब ये देखा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताज के द्वारा, उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश कंपनी वहाँ पर फेल हो चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर फेल हो चुकी है और अगर हमें अब वहाँ पर अपना शासन स्थापित करना होगा तो हमें इस कंपनी को वहाँ से हटाना होगा। और ऐसा ही हुआ। 1857 के अंदर इस कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया।
और 1858 के बाद 1858 का जो अधिनियम आया था उसके बाद सारी की सारी सत्ता जो है वो इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गई थी। और भारत क्या हो गया? भारत में अब प्रशासन की जब बात आई तो भारत में प्रशासन का जो सीधा नियंत्रण था वो सीधा नियंत्रण किसके पास आ गया? इंग्लैंड के ताज यानी सम्राट एवं वहाँ की जो संसद थी उस संसद के नियंत्रण में आ गया। सारा मामला नियंत्रण में आ गया। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो 1857 की क्रांति के पश्चात समाप्त हो गया। और उसके बाद प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पश्चात प्रशासन का, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? तो इंग्लैंड सम्राट के हाथ में आ गया या वहाँ की संसद के हाथ में आ गया। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी। अब दोस्तों जब सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के हाथ में आ गया, वहाँ की संसद के नियंत्रण में आ गया, तो भारत के अंदर भी परिवर्तन होना था। और भारत के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? भारत के अंदर सबसे पहले परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाकर साथ में क्या किया गया? इसको भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया और भारत की जो व्यवस्था है वो सीधा सीधा नियंत्रण में हो गई। जो इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड की जो सम्राट थे उनके हाथ में। और भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसकी अभी हमने बात की थी? भारत में व्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ। ये अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के पश्चात सारी की सारी जो सत्ता थी वो पूरा सेंट्रल पावर ले लिया गया वहाँ की संसद के माध्यम से और इंग्लैंड के सम्राट के माध्यम से, इंग्लैंड के ताज के माध्यम से। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन का काम किया गया और सेना के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था पील कमीशन। ये पील कमीशन स्थापित किया गया। तो सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन स्थापित किया गया और इसने क्या किया? इसने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कहा कि सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या किया गया? यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया जाए। ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया कि साहब यहाँ ये जो सेना है उस सेना के अंदर भारतीय सैनिकों की तुलना में किसका अनुपात बढ़ा दिया जाए? भारतीय सैनिकों की तुलना में अनुपात बढ़ा दो साहब यूरोपियन सेना का। क्योंकि भारतीय सेना 1857 की क्रांति के अंदर किस प्रकार उन्होंने मंगल पांडे को आपने देखा,
और भी जगह जहाँ पे राजस्थान की बात करें तो नसीराबाद सावनी के अंदर किस प्रकार का विद्रोह उत्पन्न हुआ, ये सारे घटनाक्रम जो हुए, इसके बाद ये पील कमीशन स्थापित किया गया और इसने सीधा सीधा यही कहा कि साहब अब इस व्यवस्था को हटा दिया जाए और इस व्यवस्था के अंदर भारतीय सैनिकों की जगह आप यूरोपियन सैनिकों का जो अनुपात है उस अनुपात को बढ़ा दो, जिससे कि सारा जो हमारा नियंत्रण है वो नियंत्रण आ जाए। और इसके साथ साथ एक नई नीति उन्होंने प्रारंभ कर दी। वो नई नीति थी फूट डालो राज करो की नीति। तो फूट डालो राज करो की इस नीति का अनुसरण करते हुए सेना के जो रेजिमेंट थे उन्होंने जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना शुरू कर दिया। और सरकार की नीतियों के कारण पुलिस, अदालत, पदाधिकारी, भूस्वामी, साहूकार आदि इनका पक्ष लेने लगे। और इसके पश्चात अंग्रेज सरकार के द्वारा भी कई ऐसे अधिनियम लाए गए भारत में जिन्होंने उस आधार को और मजबूत किया। इनमें ही एक अधिनियम की हम बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो पहले हम बात करते हैं 1861 के 1861 का भारत शासन अधिनियम, या इसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। क्या मुख्य प्रावधान हुए इस भारत शासन अधिनियम में? दोस्तों, ये पारित किया गया, सबसे पहले तो हम बात करें ये किसके द्वारा पारित किया गया। ये पारित किया गया दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये पारित कर दिया गया। और इस एक्ट का पारित करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दोस्तों एक ऐसा वर्ग संतुष्ट करने का इनका प्रयास था जो इनको वहाँ पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यानी उद्देश्य क्या रहा इनका? इनका उद्देश्य था नरम दल को संतुष्ट करने का प्रयास। दोस्तों, आप जानते हैं भारत के अंदर नरम दल, गरम दल, दो तरह के दल थे। तो ये नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास के लिए 1861 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण नियम जो थे वो दिए गए। तो महत्वपूर्ण नियमों में क्या थे? सबसे पहला इसके अंदर नियम जो था वो ये था कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। पहला तो ये परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया? गवर्नर जनरल को कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम तथा आदेश बनाने का अधिकार दे दिया गया। आदेश बनाने का अधिकार दिया गया। तो दूसरा काम क्या कर दिया गया कि साहब जो गवर्नर जनरल है उसको कार्यपालिका को चलाने के लिए उसको कह दिया गया कि आप नियम बना सकते हैं, आदेश बना सकते हैं। इसके अलावा जो विधान परिषद थी, विधान परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई।
दूसरा क्या कर दिया गया कि जो वहाँ की विधान परिषद थी, उस विधान परिषद को जो ब्रिटिश भारत है, उस ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति जो है उनको प्रदान कर दी गई। और इसके साथ साथ किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक कर दी। यह आवश्यक कर दिया कि साहब अगर कोई कानून बनाना है तो पहले आपको गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। ये एक और यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया। और विधानसभा जो थी, विधान परिषद जो थी, और विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है वो सहपरिषद भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर ही क्या होगा, इंग्लैंड का ताज इसे रद्द कर सकता था। और गवर्नर जनरल को भी यहाँ पर विशेषाधिकार दे दिया गया। और क्या कहा गया, गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार दिया गया। ये एक और अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। क्या अधिकार दे दिया गया कि साहब कोई अगर प्रांतीय सरकार कोई कानून बनाती है तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है 1861 के अधिनियम से और दे दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1892 के अधिनियम की। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हो गई। तो इस स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की जो मांग थी वो काफ़ी बलवती हो गई, काफ़ी तेज हो गई। तो इसके फलस्वरूप ही ये ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था चुनाव पद्धति की शुरुआत करना। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो चुनाव पद्धति की शुरुआत जो है 1892 के भारत शासन अधिनियम से ये पारित कर दिया गया। और निर्वाचन की जो पद्धति थी, उस निर्वाचन की पद्धति कैसी रखी गई? पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया जाता था। देखिए, चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई और निर्वाचन पद्धति जो थी ये इसको पूर्णतः अप्रत्यक्ष इसको रखा गया। और जो निर्वाचित सदस्य होते थे उन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्यों का जो दर्जा था वो इसके माध्यम से दिया जाता था। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या थी उसमें भी वृद्धि कर दी गई। क्या किया गया? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। किसके द्वारा? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बाद बात करते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण
है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैसे भी महत्वपूर्ण है जो कार्य किए गए इसमें। दोस्तों, बात करते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्यों महत्वपूर्ण है अभी आप देखेंगे। सबसे पहले तो बात करें कि आखिर इसके जन्मदाता कौन थे। जन्मदाता, तो जन्मदाता थे दोस्तों इसके भारत सचिव, उस समय के भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड मिंटो। ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं, भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। अब आपने दो नाम देखे, तो ये भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल मार्ले, लॉर्ड मिंटो। तो इस लॉर्ड मिंटो और मार्ले के नाम के कारण ही इसका एक अन्य नाम और फेमस है, और इसको कहा जाता है दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। कौन सा कहा जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है ये कि निम्न में से मार्ले मिंटो अधिनियम है, या निम्न में से 1919 के भारत परिषद अधिनियम का अन्य नाम है, तो मार्ले मिंटो अधिनियम भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया जिसके कारण ये अति फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया? क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि साहब मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। देखिए क्या किया गया इसके अंदर, इसलिए इसको सांप्रदायिक आधार पर बांटने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो क्या कहा इसमें? इसमें साहब हिंदू मुसलमानों को अलग अलग प्रावधान कर दिए गए मताधिकार के, तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान भी इसके अंदर कर दिया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर काम किया गया, और इसीलिए मार्ले मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने, आपने देखा कि सांप्रदायिक आधार पर भारत को बांटने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर ही इसको अलग कर दिया गया, और इसीलिए इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को या 1909 के भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है, जो मार्ले मिंटो थे उनको कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने भारत में शासन करने के लिए जो अंग्रेजों की रणनीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वो इस अधिनियम के माध्यम से इन्होंने चरितार्थ कर दी, क्योंकि इसमें साफ साफ इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम कर दिया। नेक्स्ट एक और हम बात करते हैं अगले अधिनियम की जो इसके बाद आया, और वो था दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। ये इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये फेमस है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई? इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोस्तों एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया। और क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन या दोहरा
शासन लागू किया गया। ये इसके द्वारा लागू कर दिया गया, यानी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। पहला प्रश्न तो ये आ गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड निम्न में से है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंदर क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। या प्रश्न क्या पूछा जाता है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया गया। और इसके साथ साथ प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। ये महत्वपूर्ण कार्य जो थे इसके अंदर किए गए। तो इस अधिनियम को लागू करके ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही थी? मेन उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का ये था कि जो प्रभावशाली वर्ग है उस प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए, प्रभावशाली वर्ग जो है उनके हाथों में आ जाए। जब तो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। और क्या किया गया इसमें? तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के प्रभावशाली वर्ग को समर्थक बनाना। ये इसका एक उद्देश्य रहा। दूसरा इसका उद्देश्य रहा कि देखिए भारत शासक, देखिए एक और कार्य जो इसके द्वारा किया गया वो क्या किया गया, यहाँ पर भारत सचिव को भारत सरकार पहले वेतन देती थी। तो भारत सरकार से जो वेतन मिलता था इस अधिनियम के द्वारा अब क्या कर दिया गया, जो भारत सरकार उसको वेतन देती थी अब वह अंग्रेजी कोष के माध्यम से मिलना इसको तय हो गया। तो एक और क्या किया गया, भारत सचिव का वेतन अंग्रेजी कोष से दिया जाना शुरू हो गया। और यहाँ पर हमने बात की द्वैध शासन में बांट दिया गया, यानी केंद्र के रूप में और प्रांत के रूप में इसको बांट दिया गया। कौन से दो विषय बांटे गए? विषय केंद्र व प्रांत में बांटे गए। तो केंद्र को तो क्या विषय दिए गए, देखिए केंद्रीय सूची के विषय या केंद्र के विषय क्या रखे गए, केंद्र के विषय रखे गए विदेश मामले, रक्षा, इसके अलावा डाक, तार, सार्वजनिक ऋण। ये किस में रखे गए? ये रखे गए केंद्रीय विषयों के मामलों में, केंद्र सूची में। वहीं पर प्रांतीय सूची में रखे गए, प्रांतीय सूची में किसको रखा गया? स्थानीय स्वशासन, शिक्षण या शिक्षा, चिकित्सा, इसके अलावा भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि आदि को रखा गया प्रांतीय सूची में। तो दो तरह के जो विषय थे वो बांट दिए गए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके माध्यम से। एक तो केंद्रीय सूची के विषय जिनमें विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार आदि जो है आते हैं। वर्तमान में भी दोस्तों जो हमारे केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय बांटे गए हैं वो भी इन्हीं आधारों पर बांटे गए हैं। तो ये विषय विदेशी मामले जो थे, रक्षा थे, डाक थे, तार थे, सार्वजनिक नियंत्रण थे, ये सारे केंद्र सूची के अंतर्गत आ गए। और प्रांतीय सूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, भूमि है, इसके अलावा अकाल सहायता की जो व्यवस्था है, कृषि की जो व्यवस्था है, ये इसके अंदर डाल दिए गए। और ये पूरा का पूरा अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बात की, ये नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे और ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।